सभी साथियों को जय भीम जय मूल्यवासी। एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं करना प्रारंभ कर रहे हैं वो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। क्या भारत में बुद्ध के विचारधारा का फैलाव तेजी से हो रहा है? ये आज के भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस पे हम गंभीर चर्चा के लिए हमने विद्वानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ पैनलिस्ट में मान्यवर संजीव कुमार रचक, जेएनयू स्कॉलर दिल्ली, प्रोफेसर अजीत कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू दिल्ली और मान्यवर अंधीर राम बामसेप कटिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं दो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला, आज उलगुलान भारत में उलगुलान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले जननायक बिरसा मुंडा का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क की ओर से और भारत के सभी मूल्यवासी बहुजनों की ओर से हम उनका सादर अभिनंदन, विनम्र अभिवादन करते हैं और श्रद्धांजलि आदरांजलि हम अर्पित करते हैं। और दूसरा है कि जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं वो अपने फेसबुक वॉल में शेयर करेंगे। यूट्यूब में भी ये हम लाइव चला रहे हैं। विचारों का प्रचार प्रसार नहीं हो तो विचारधारा भी मर जाता है। विचारधारा से संबंधित ही आज विषय भी है, तो विचारधारा के महत्व को समझते हुए हमें अपना सामाजिक दायित्व, सोशल मीडिया का जहाँ तक हमारी पहुँच है, हमें उसे निभाना चाहिए। तो हम इस विषय पर प्रारंभ करते हैं अपनी बात। हमारे साथ स्टूडियो में सभी दर्शक मौजूद हैं। मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं, अजीत सर, अंधीर सर और संजीव सर का। सर, सभी को जय भीम जय मूल्यवासी। और जय भीम जय मूल्यवासी जी, मैं सबसे पहले प्रारंभ करता हूं प्रोफेसर अजीत सर से। सर, ये जो हमने आज जो विषय जो डिज़ाइन किया है, ये एक तो मैं आने जो हमारे पैनलिस्ट है उनको मैं अवगत करा देता हूँ कि ये प्रोफेसर अजीत सर के द्वारा ही ये एक बार मुझे आया था कि इस विषय पर भी हमें चर्चा रखनी चाहिए और उसी के तहत हमने रखा। तो सबसे पहले मैं सर आपसे प्रारंभ करता हूँ। क्या भारत में बुद्ध की विचारधारा का फैलाव तेजी से हो रहा है? सर, आप अपनी बात रखिए। अब सभी दर्शक को नमस्कार। और आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं और जितने पैनलिस्ट हैं उन सबका भी स्वागत। और मेरी इच्छा थी और मैंने मनोज जी से इसके लिए आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया, तो उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ज्वलंत मुद्दे को आपने जो है एक डिबेट और डिस्कशंस का मुद्दा बनाया। तो सबको पता है कि छठवीं ईसा पूर्व से ही जो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही बुद्ध धर्म जो है आया। और बुद्ध जो है उस समय के जो समाज थे और उस समय समाज में जो कुरीतियां कह लीजिए या बुराइयां कह लीजिए या जो कष्ट था उन सबको समझा। और मैं तो बुद्ध को एक सोशल मीडिया के रूप में देख रहा हूँ। उस जमाने में बुद्ध ने उनको समझा और फिर अपने संघ और भिक्षुओं के द्वारा उसको फैलाने का काम किया। तो जाहिर सी बात है, आज के युग में हम जो है जिस युग में 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, तो प्रचार प्रसार का माध्यम बहुत तीव्र है और जाहिर सी बात है कि ये बुद्ध धर्म जो है फैल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम डेटा 2011 के सेंसस की बात करें तो करीब भारत में इसका फैलाव 0.8% टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें 0.8% देखते हैं। लेकिन अगर 2020 का विश्व का अगर आंकड़ा हम देखें तो करीब ये 180 देशों में जो है बुद्ध धर्म को माना जाता है। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये जहां 33% जो है वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, 14% इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ये बुद्ध धर्म को 8 से 10% लोग मानने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि संख्या नगण्य भले ही हो सकती है दूसरे देशों में या अपने ही जहां से इसकी शुरुआत होती है, बिहार और यूपी से, यहाँ पर जो, लेकिन 1956 में जब बाबा साहब ने इसको एक नव बौद्ध के रूप में अपनाया तो बहुत सारे लोग उस समय जुड़ते हैं। फिर जब 1990 के दशक में जब बीएसपी पार्टी बनती है
और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है 1995 में, पहली बार जब मायावती उसमें चीफ मिनिस्टर बनती हैं, तो जाहिर सी बात है लोग जो है बुद्धिज्म को या समतावादी या ये जो इनका जो सिद्धांत था, इनसे लोग जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और अब चूंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत तेजी से छोटे छोटे मैसेजेस के थ्रू, छोटे छोटे जो विचार हैं बुद्ध के, उससे अवगत हो रहे हैं, तो इसका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल जी। मैं इसी प्रश्न के साथ संजीव सर जी। जी, जय भीम, जय मूल्यवासी सभी साथियों को। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बोला जाए। देखिए, जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं जय जोहार के साथ शुरू करूंगा, क्योंकि बिरसा मुंडा की जो एक परंपरा और उन्होंने जो एक विचारधारा की, वो विचारधारा वर्तमान में प्रतिस्थापित जो ब्राह्मणी विचारधारा है, उस विचारधारा के विपरीत उन्होंने एक ऐसे विचारधारा को दिया है जो हमें प्राकृतिक विचारधारा के नजदीक, जो हमें बौद्ध धर्म के नजदीक हमें लेके जाता है। तो हम बिरसा मुंडा को नमन के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं। और जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम एमबीएन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ, आ रही हेलो? आ रही है। हेलो? 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 हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। तो आज विशेषतः इसको समकालीन परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि 1990 के बाद की जो स्थितियां बदली, 1990 के बाद की जो स्थितियां हैं, इसको कई रूपों में लोग देखते हैं, राजनीति से, आर्थिक से, लेकिन इसका लेकिन इसकी एक सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी है। और वो सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष है कि 1990 के बाद पूरे विश्व स्तर पर एक वैचारिक दौर भी शुरू हुआ, जिस वैचारिक दौर में सैमुअल हंटिंगटन और एंड ऑफ आइडियोलॉजी के साथ बात चली। उस एंड ऑफ आइडियोलॉजी में जब हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो पूरे विश्व भर में एक प्रकार का छोटे छोटे आंदोलन पूरे विश्व में चल रहा है, जो जातीय आंदोलन के रूप में है, कहीं धार्मिक आंदोलन के रूप में है, तो कई तरह के आंदोलन निकल के आ रहे हैं। अब इस वैचारिक आंदोलन जो 90 के दशक से शुरू माना जाता है समकालीन दृष्टि में, इसमें पूरे विश्व को वह कौन सी विचारधारा है जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ पूरे विश्व के सभी पक्षों को एक साथ जोड़कर एक जो ट्रू में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है, विश्व के नागरिक की जो पर्सपेक्टिव है, उस विश्व का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इसको जानने के लिए देखिए 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। चूंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ और शोध के क्रम में अगर किसी चीज को जानना है कि उसकी वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, तो एक विद्यार्थी के रूप में मुझे लगता है कि इसको जानने के लिए कि बुद्ध विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है या नहीं, इसको 3 रूपों में समझें। एक, जो जनसंख्या आंकड़े होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल या डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक तो वो है। दूसरा होता है कि जो वर्तमान में आपके पास मीडिया है, उस मीडिया में जनता, स्पेक्टेटर, पब्लिक, इंटेलेक्चुअल क्या कमेंट्स आते हैं। और तो अगर इन दोनों चीजों को आप देखेंगे तो आंकड़े के हिसाब से तो प्रोफेसर अजीत साहब ने इस बात को रख दिया। अगर एक तुलनात्मक मैं बात करूं तो देखिए 1951 1950-51 की बात करें तो उस समय बुद्ध विचारधारा को मानने वाले की जनसंख्या भारत में मात्र 1,80,823 थे, जबकि 2011 के जनसंख्या सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से देखते हैं
तो इस बुद्ध धर्म को या बुद्धिज्म एक विचारधारा के रूप में जिन्होंने सर्टिफाइड किया है, वैसे भारत में भारतीय नागरिक की संख्या 84,42,972 के आसपास। तो आप देखिए कि 1951 1,80,000 से आज की तारीख में 84,42,972, इट्स अ बिग जंप। अब ये जो जंप है, अब कुछ लोग इस पे कह सकते हैं कि हम प्रतिशत में चले, तो प्रतिशत में प्लस माइनस तो होता रहता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स का जो क्वांटम एनालिसिस होता है, आंकड़ों पे चले तो 1,80,000 से 84,42,000 हो जाना, ये मैथमेटिकल डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी यह एक बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई विचारधारा का एक पैमाना है, जो आज की टॉपिक की प्रासंगिकता को दिखलाता है। जी सर, आप अभी अच्छा है, आपका आवाज़ वगैरह सब बढ़िया है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ऐसे बने रहें, कंटिन्यू। हाँ अंधीर जी, ये जो मैंने विषय पर जो बात रखने का बात रखा है, भारत में बुद्ध की विचारधारा तेजी से फैल रहा है। अजीत सर ने स्पष्ट किया कि भले संख्या कम हो, लेकिन ये अपना ग्रेजुअली स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उस आधार पे चल रहा है। उसी को विस्तारित रूप से संजीव सर ने भी बिल्कुल डाटा के साथ रखा। आप क्या कहना चाहते हैं अंधीर जी? माइक को अनम्यूट करेंगे अंधीर जी। जी अंधीर जी, हाँ माइक अनम्यूट करेंगे अंधीर जी। माइक को अनम्यूट करना है, अनम्यूट नहीं हुआ सर। हाँ ओके, फिर कट गया। हाँ यस, शुरू करिए। बिल्कुल जी। हाँ ठीक जी। सबसे पहले एमबीएन न्यूज नेटवर्क के सभी श्रोताओं को जय भीम, जय मूल निवासी, और माननीय प्रोफेसर साहब और हमारे साथी संजीव रजक जी, जय भीम, जय मूल निवासी। उन्हीं साथियों की बातों को आगे बढ़ाते हुए, उनको अंगीकार करते हुए, मैं ये बात अपनी दो भागों में बांट करके रखना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम कि ये बौद्ध धर्म का समाप्ति अपने भारत देश से कैसे हुआ, उस पर हम एक दो लाइन बोलेंगे। उसके बाद अपने देश में पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना और उत्कर्ष किस तरह से हो रहा है, इस पर मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले बाबा साहब ने अपनी पुस्तक क्रांति तथा प्रतिक्रांति, उसके अंतर्गत बुद्ध और मार्क्स और बौद्ध धर्म के अवनति तथा पतन, उसका हम रेफरेंस लेना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने बताया कि अवनति और पतन ये दोनों दो चीज है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वहां से 185 बीसी से, जहां पर ब्राह्मणों धर्म के जो प्रतिक्रांति हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप सत्ता का परिवर्तन हुआ। वह मात्र जो पुष्पमित्र शुंग द्वारा जो किया गया था, वह मात्र सत्ता का परिवर्तन नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। उसने धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन इस देश में किया। तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में बौद्ध धर्म की अवनति हुई। इसका मतलब हुआ कि जो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग थे, उन्होंने प्रतिक्रांति के फलस्वरूप बौद्ध धर्म के अवनति के तरफ ले गया, जिसको बाद में 185 ईस्वी में जब मनुस्मृति की रचना हुई, उसके बाद इस हिंदू धर्म का जब प्रतिस्थापना था, उसमें क्या किया गया कि जो बौद्ध धर्म की जितनी भी आचार संहिताएं और नीतियां थी, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने हिंदू साहित्य की रचना की, ब्राह्मण साहित्य की रचना की। इसके कारण अपने देश में बौद्ध धर्म का अवनति प्रारंभ हो गया। अब दूसरा चरण आता है बौद्ध धर्म का पतन का। जब पूर्व मध्यकाल में जब इस्लाम का आक्रमण होता है बाहर से अपने देश में, उस समय तक जो हिंदू धर्म था, यानी ये जो ब्राह्मण धर्म था उस समय, वह जो है राजधर्म बन चुका था। और फिर भी लेकिन बौद्ध धर्म उस समय था, परंतु जब इस्लाम का आक्रमण हुआ तो यह, क्योंकि इसको दो तरफा मार झेलना पड़ा। एक तरफ तो ब्राह्मण धर्म के कारण इसको उससे
प्रतिस्पर्धा होते रहता था। दूसरा जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ बौद्ध मठों का भी तोड़ा। और ऐसी स्थिति आई कि हमारे देश में जो बौद्ध प्रचारक थे वो लोग भाग भाग कर विदेश चले गए, और कुछ जो बचे, एक तो ये ब्राह्मण धर्म का जो क्रूरता था वो चरम सीमा पर था, और इस्लाम के कारण जो है हमारे कुछ जो बौद्ध भिक्षु थे वे बाहर चले गए, और कुछ जो बचे वो जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो उन्होंने यह बताया कि जब हमारे बौद्ध भिक्षु, जब जो बौद्ध प्रचारक थे वही हमारे देश से समाप्त हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे बौद्ध धर्म की पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। तो मेरा एक कहना यह था कि हमारे देश से बौद्ध धर्म की जो समाप्ति हुई इस दो कारण से हुई। मैं अब दूसरे पार्ट पर आता हूँ कि भारत में फिर बौद्ध धर्म का उन्नति कैसे हुआ और वर्तमान में इसका फैलाव कैसे हो रहा है। तो ये दूसरा पार्ट है। तब हम देखते हैं उत्तर मध्य काल में आते हैं, जहां पर जो बौद्ध धर्म का जो बीज था वो हमारे देश में व्याप्त था, और कबीर, रैदास, उसके बाद जो हमारे बहुत सारे महापुरुष, उसके बाद तुकाराम, चोखा मेला, चक्रधर और नामदेव जैसे संत महापुरुषों का उदय हुआ, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म की जो बातें थी समाज में प्रचारित प्रसारित किया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रतिस्फुटन हुआ और आगे बढ़ा। और वर्तमान समय में जब आजादी के बाद बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर ही बाबा साहब और हमारे ज्योतिबा फूले, इन्होंने जन जागृति का काम किया। और जब बाबा साहब का मौका मिला तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म की बातें थी, उन्होंने अपने जो संविधान लिखने की जब उनकी बारी आई तो उसको भी उसमें उन्होंने डाल दी। तो बुद्ध का क्या सिद्धांत था? समता, न्याय और बंधुता। इस सिद्धांतों को उन्होंने अपने जो संविधान लिख रहे थे उसमें उन्होंने डाला और उसको फंडामेंटल राइट बनाया। एक मिनट। और फंडामेंटल राइट बनाया और उन्होंने आर्टिकल 13 के माध्यम से जितने भी ब्राह्मणी संस्कार था उसको नेगेटिव कर दिया, और फंडामेंटल राइट से जो भी असंगत है या हमारे कमी करने वाला कोई भी कानून है जो पहले था उसको आर्टिकल 13 से खत्म कर दिया गया। इसका मतलब है कि ये जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो अभी जो है बाबा साहब जो बौद्ध धर्म से प्रेरित थे उसको आगे बढ़ा करके अभी इसका फैलाव तेजी से हुआ है। ये बातें जी। धन्यवाद सभी पैनलिस्टों का। मैं आपसे अभी जो घटना घटी, पहले तो बाबरी मस्जिद के नाम से जो चला वो एक अलग मसला है, लेकिन आज जब खुदाई हुई, इसके पहले भी कई जगह खुदाई हुई तो बुद्ध के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। और जैसे अंदिर सर ने कहा कि लोगों का पलायन हुआ, लेकिन उसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोगों ने जाति व्यवस्था में जिनको रखा वो भी उसी आइडियोलॉजी से पहले से ही उसी में थे। मतलब एक आदमी ही पहले हुआ करता था, इंसान हुआ करता था, जाति व्यवस्था नहीं थी। मनुस्मृति लागू होने के बाद वो कानूनन रूप से भारत में आई। तो आज के डेट में जो हर जगह आप देख रहे हैं कि जहाँ भी खुदाई हो रही है पुरातत्व विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा, बुद्ध के ही अवशेष मिल रहे हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे अजीत सर? जो ये 11 तारीख को राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्टी के द्वारा या जो भी लोग वहां पर हैं उनके द्वारा खुदाई की गई, और हालांकि ये 10 दिन के बाद पता लगता है कि वहां से जो है बुद्ध काल की या बुद्ध की मूर्तियां और जो आर्किटेक्चर है, बहुत सारे मटेरियल्स जो मटेरियल रिमेन्स हम लोग जो हिस्ट्री में कहते हैं, पिलर्स और कुछ अवशेष जो है, और वो प्रतीकात्मक भी हैं। वो कुछ चीजें हैं ऐसे किसी को बुद्ध, ऐसे किसी को जैन नहीं कह सकते हैं। अगर बुद्ध कह रहे हैं तो उसके कुछ प्रतीक हैं, कुछ प्रतिमान हैं, उस बेसिस पर हम कह रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अगर आप देखें प्राचीन काल को देखें तो जहां जहां बुद्ध ने यात्राएं की, जिसको कि मध्यम देश कहा गया, वो बुद्धिज्म के टेक्स्ट में
मध्यम देश का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है और लोग जो है उसको मध्यम देश के नाम से जानते हैं। और फिर जब अशोक राजा बनते हैं तो उन उन सभी जगहों का वो भी यात्रा करते हैं और देखते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध ने जो है क्यों इन सब क्षेत्रों की यात्रा की। और उसके बाद ठीक यही चीज रिपीट करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर भी, जहां जहां पर अशोक और बुद्ध से जुड़ी हुए जो स्थल थे उनका भी जो है वो भ्रमण करते हैं। और फिर उन सब चीजों को और ये जो अशोक ने जो किया वो सिर्फ साहित्यिक नहीं था, वो पुरातात्विक भी था, बल्कि उसमें बिल्कुल पत्थरों पर माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट पर बिल्कुल ही वो इम्प्रिंट करवाया हुआ है। तो उससे बड़ा साक्ष्य तो हो नहीं सकता है। हाँ, हालांकि अभी भी बिहार के कई क्षेत्रों में जैसे लखीसराय या सिवान, सिवान में महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे स्थल मिल रहे हैं। या अभी मैंने फेसबुक पर भी देखा था कि बहुत लोग सीतामढ़ी, मोतिहारी, वहां से कुछ जो है प्रतिमाएं निकल रही हैं जो बुद्ध काल की हैं, बुद्ध की हैं। और लोग जो है इस तरीके से समाज में हमें ब्राह्मणी धर्म के द्वारा इस तरीके से हमारा दिमाग जो है बंद कर दिया गया है कि कोई भी मूर्ति होती है तो हम उसको जो है वो हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं या उसी को पूजने और पूजने लगते हैं। तो ये और दूसरा जो था आपका कि ये जाति जो है मनुस्मृति से आई और उसके बाद जो है तो बुद्धिज्म में तो आप जो है कोई भी एक कोई भी चाहे किसी भी चीज से आ रहा, कोई भी संघ का अगर है तो वो एक है। और इसीलिए बहुत सारे पहले महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन बुद्ध ने जो है अपने आनंद जो शिष्य थे उनके परम शिष्य उनके कहने पर जो है वो और कई जगह ऐसे मिले हैं जो स्त्रियों के संघ का वहां पर प्रमाण मिलता है। और मैं तो दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एक भाषा शास्त्री हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, बहुत अच्छा उनके फेसबुक पोस्ट भी आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे। अगर नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को पढ़ने से थोड़ा और जो है विचार जो है अच्छे आएंगे। तो उनकी एक किताब भी है इसके ऊपर है और बहुत अच्छी है। जो मैं आज जिस बात के लिए हम डिस्कशन यहाँ किए हुए डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं, बुद्ध की खोज की ओर किताब का नाम ही है, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखी है। और वो भाषा के आधार पर उस बौद्ध प्रतिमानों को, प्रतीकों को या जो प्रातात्विक स्रोतों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और किस है, और हम लोग सब एनसीईआरटी में भी पढ़ते होंगे, सुल्तानगंज एक जगह है भागलपुर जिला में, वहाँ बुद्ध की प्रतिमा निकली है और वो जो है वहाँ विराजमान है। तो बहुत सारे ऐसे जो भी चाहे वो राखीगढ़ी में जो खुदाई हो रही है या ये जो बागपत में खुदाई हो रही है या पहले जो खुदाई हुई है, आप जो रिपोर्ट पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, चाहे वो मार्शल का हो, कनिंगम का हो, किसी का भी आप देखेंगे, वो बल्कि हड़प्पा सभ्यता को भी वो जो है बुद्ध स्तूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं बाइस नहीं होना चाहता हूं, लेकिन बुद्ध पहले व्यक्ति नहीं थे। बुद्ध से पहले भी कई 7 बुद्ध का प्रमाण मिलता है और वो जो है पुरातात्विक स्रोतों में भी उनकी प्रतिमाएं या मूर्तियां जो हैं दिखाई पड़ती हैं। 2-3 जगह तो इसके पुरातात्विक स्रोत हैं। आपके पास सवाल बदल कर आपके पास आ रहा हूं। भारत में जो जाति व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, और ये जो विचारधारा फैल रही है, आप क्या समझते हैं ये आज के डेट में ये जो विचारधारा है ये इसमें सहायक है कि जाति व्यवस्था समाप्त हो और व्यवस्था परिवर्तन का जो लहर चल रहा है भारत में, उसमें ये बुद्ध की विचारधारा सहायक है? संजीव जी जी देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है मनोज जी। वर्तमान में
मैं इसको कल्चरल इंपीरियलिज्म, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद एक थ्योरी है। आज अगर बुद्ध की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा का समर्थन किनके द्वारा और क्यों की पृष्ठभूमि में अगर समझें, मैं मध्यकालीन या प्राचीन इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा। मेरे से पहले अजीत साहब ने इसको बहुत अच्छे से रख दिया कि खोए हुए बुद्ध की खोज और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में। तो मैं वर्तमान में चलता हूँ। देखिए, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ जैसे ही शब्द आता है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, लाजमी सी बात है कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद में जो तथ्य छुपा है वो तथ्य है शोषण का। जहां भी साम्राज्यवाद है, जहां भी उपनिवेशवाद होगा, वहां शोषण होगा। और जैसे जैसे समय बदलता है, शोषण के विरुद्ध क्रांति या आंदोलन शुरू होते हैं। मैं यह मानता हूं, जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद भारत में एक प्रकार से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। समयांतराल में ये सांस्कृतिक सामाजिक साम्राज्यवाद का जो शोषणकारी चरित्र है, जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, जैसे जैसे जागरूकता आती चली जाती है, और जब शिक्षा और जागरूकता का जो विकास होता है तो शिक्षा जागरूकता आपके अंतर्गत एक विज्ञान और एक तर्क की नई कसौटी लेके आता है, और उस तर्क की कसौटी के आधार पर ही किसी भी साम्राज्यवाद के खिलाफ या उपनिवेशवाद के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होता है। चूंकि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद है, तो इसमें भी जो शोषण था, इस शोषण का असली चेहरा शिक्षा और जागरूकता से आई। जब शिक्षा से इसकी जो जागृति आई, तो जागृति का परिणाम ये हुआ कि लोग अपने बारे में और अपने से जुड़े अपने समाज के इतिहास को ढूंढना चाहते हैं। आज की तारीख में मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, जाति सूचक शब्द मैं इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन अगर एक कोई गांव का एक किसान, मजदूर या छोटे निम्न स्तर के सदस्य हैं, उनसे मैंने एक बार पूछा कि आप जिस समाज के हो, क्या आप उस समाज में ही रहना चाहते हो? उन्होंने बोला नहीं, हम कैसे चाहेंगे, हम अपने बच्चे को आज पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वह बड़ा होके जब वो कुछ भी करे, मजदूर ही क्यों न रहे, लेकिन जिस जाति सूचक शब्द से मुझे बुलाया गया, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चे को बुलाया जाए। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जाति सूचक शब्द के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक साम्राज्यवाद की बू आ रही। तो वो जब अपने आप को समझता है कि अगर मैं छोटी जाति का मुझे कहा जाता है, तो मुझे कैसे कहा जाता है छोटी जाति, मेरा जड़ क्या है, मेरा इतिहास क्या है। और जब जड़ और इतिहास की पृष्ठभूमि में कोई भी समाज भारत में, चाहे आप उसे शेड्यूल कास्ट कहो, शेड्यूल ट्राइब कहो, अन्य पिछड़ा वर्ग कहो, इवन की मेरे कई ऐसे बुद्धिजीवी धर्मांतरित अल्पसंख्यक समाज से भी मेरे मित्र हैं, जब उनसे चर्चा होती है तो वो एक स्पष्ट कहते हैं कि मैं अगर आज अजलाफ हूं या मैं अशराफ में नहीं और अन्य समाज में हूं, तो आखिर मेरी इतिहास क्या है। और जब वो इतिहास में जाता है और अपनी पहचान कहता है, तो वो कहता है कि भाई भारत में तो वो जो एक समतावादी विचारधारा थी, वो सिर्फ वैदिक काल की बात नहीं है। ये गलत तथ्य है, कुछ लोग इसको स्थापित करने में लगे हैं कि वैदिक काल के बाद जो है फिर बुद्ध, और ये नहीं, बुद्ध तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से चली जा रही है। जैसा अजीत जी ने कहा कि भाई हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अगर नगरीय सभ्यता थी, अगर वो टाउन की सिविलाइजेशन थी, तो आज की सिविलाइजेशन, हमारी कृषि सिविलाइजेशन कैसे हो सकती है? तो बहुत सी विरोधाभास है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो विभिन्न छोटी जाति, तथाकथित जो छोटी जातियां हैं, अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई के परिदृश्य में जब अपने इतिहास को ढूंढते हैं, अपनी पहचान को ढूंढते हैं, तो मैंने यही कहा कि बुद्ध की विचारधारा का विकास, तो विकास सिर्फ आंकड़ों पे ना जाएं आप। ब्राह्मणवादी ताकतों के विरुद्ध जो जन आंदोलन हो रहे हैं, वो अल्पसंख्यक के द्वारा हो सकता है। अभी जब एनआरसी के विरुद्ध आंदोलन होता है, तो मैं उसे एनआरसी के विरुद्ध नहीं देखता हूं, मैं उसे ब्राह्मणवादी एक राष्ट्र की जो संकल्पना है उसके विरुद्ध में देखता हूं। और जब ब्राह्मणवादी राष्ट्र की संकल्पना के विरुद्ध में आप देखते हैं, तो वहां एक समता की अवधारणा को लेकर होता है। तो वो अल्पसंख्यक का आंदोलन हो, चाहे वो एक कॉमन भारतीय का आंदोलन हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में
अनुसूचित जनजाति के द्वारा जो संघर्ष की कहानी आ रही है, या आए दिन जो अखबारों में आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, वो एट्रोसिटीज क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब वो ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकलकर सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के चंगुल से निकलकर वह एक ऐसे साम्राज्य की संकल्पना करना चाहता है जहां पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा हो। तो उस विचारधारा की तलाश में यह स्पष्ट जाहिर करता है कि बुद्ध के विचारधारा एक ऐसे भारत को और इस भारत के नागरिकों को एक पहचान के साथ, लाइफ विद द डिग्निटी के साथ, संविधान में अंतर्निहित जो समानता के मूल्य हैं, उन मूल्यों के साथ जीना चाहता है, और इसमें बुद्ध के जो विचार है वो काफी सहायक है। जी जी मनोज साहब। हाँ बिल्कुल। अंधीर जी, ये सही बात है कि संजीव सर ने भी स्पष्ट किया, और चारों ओर बुद्ध मिल रहे हैं भारत में। बाबा साहब के गुरु सिद्धार्थ गौतम रहे, बुद्ध रहे, और समता को स्थापित उन्होंने किया। और संजीव सर ने स्पष्ट किया कि लोग जाति व्यवस्था से निकलना चाहते हैं, और जो डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन आगे बढ़ रहा है। इसमें किस प्रकार सहायक है बुद्ध की विचारधारा? अंधीर जी। माइक को अनम्यूट कर लेके। हाँ, अन्य साथियों ने बताया, उसी बात को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। बुद्ध का नाम समानता, अहिंसा से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन यह इससे कहीं बढ़कर ज्यादा है, क्योंकि बुद्ध का जो वैचारिक आंदोलन अपने देश में हुआ वह समता, स्वतंत्रता तथा भाईचारा लाकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए किया गया था। तो यह मात्र अहिंसा पर जोर देकर बुद्ध के बारे में प्रचारित किया जाता है, जबकि ये कहीं इससे ज्यादा था। इनका एक सामाजिक व्यवस्था बदलने का आंदोलन था। इसको हम इतिहास से देख सकते हैं। जब उसके बुद्ध के आंदोलन के परिणाम स्वरूप अपने देश में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करते हुए मूल निवासी शूद्र, अति शूद्र, जिनके ब्राह्मणी शास्त्र जो है अछूत और अयोग्य मानते थे, देश के शासक और राजा बनने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। ये बुद्ध के आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में नारियों का उत्थान हुआ। जो जो चीज ब्राह्मणी व्यवस्था में था उसको दूर किया गया बुद्ध के आंदोलन से। एक तो मतलब व्यवस्था परिवर्तन का संपूर्ण आंदोलन था, ये सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन भी हो रहा था। ज्ञान और विज्ञान का निर्माण हुआ उनके जो आंदोलन थे उनसे, और हम देख रहे हैं कि उनके जो विचार थे उसके फैलने से अपने देश में विश्व स्तरीय ज्ञान विज्ञान का केंद्र और विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, जहां से संसार के लोग आते थे। अब आते हैं कि क्या आज भी ये जो है प्रासंगिक है बुद्ध का विचारधारा जो है। तो सबसे पहले आधुनिक विश्व में समाजवाद, और जिसको हम साम्यवाद का जो प्रवर्तक है, साम्यवाद का प्रवर्तक मार्क्स को मानते हैं। मार्क्स की विचारधारा और बुद्ध के विचारधारा में ज्यादा अंतर नहीं है। कहीं उससे बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा कि बुद्ध और मार्क्स के बीच समय में 2500 वर्षों का अंतर है लगभग, और फिर भी ज्यादा प्रासंगिक है बुद्ध के विचार। और उन्होंने कार्ल मार्क्स और बुद्ध का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को मैंने तुलना करके बताया, और दोनों में जो समता है उसको मैं बताता हूँ। बुद्ध के और कार्ल मार्क्स का जो 4 सिद्धांत उन्होंने उसमें से चुन करके हम बता रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि दोनों में बहुत क्षमता है। उनका दर्शन का कार्य नहीं मानते थे। जैसे ये जो उनके जो सिद्धांत थे उसमें जो है ये वो सिद्धांत था कि ये जो है पूरे विश्व का पुनर्निर्माण करना है। वो देवी देवता पर, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। जैसे मार्क्स नहीं करते थे उस तरह से बुद्ध भी उस देवी देवता और भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। एक हुआ। दूसरा, बुद्ध भी उस समय कहे थे कि आपसी संघर्ष होता है और संघर्ष के कारण जो है दुख होता है। उन्होंने बताया
और दुख के कारण ही जितनी भी मतलब हमारे साथ समस्याएं हैं उसी दुख के कारण है। और ये मार्क्स भी ने इसको बताया कि वर्ग संघर्ष है दुनिया में और जिसके कारण दुख है। उसके बाद व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में उन्होंने ब्यौरा दिया। तो इसमें तो बुद्ध के समय में हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत भिक्षुओं को बहुत कम व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार दिया था, जैसा सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये आधुनिक काल में साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स ने बताया कि व्यक्तिगत संपत्ति रखना और जितने भी जो अव्यवस्था है उसी के कारण होता है। समाज के भलाई के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन हो जाए और इससे दुख का निराकरण हो जाए। तो अब मुझे बताना है कि दोनों महापुरुषों का ये क्या उद्देश्य है। समाज में साम्यवाद लाना, समता को लाना है, बंधुत्व को स्थापित करना है और न्याय स्थापित करना है। लेकिन बुद्ध का विचारधारा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रासंगिक है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्क्स ने जो उपाय बताया, मार्क्स ने जो साम्यवाद लाने का जो उपाय बताया उससे कहीं ज्यादा कारगर और अस्थायी करने वाला विचारधारा बुद्ध का विचारधारा, जैसा बाबा साहब ने बताया। उन्होंने मार्क्स ने साम्यवाद लाने के लिए दो चीज करना पड़ेगा। उनका हिंसा आवश्यक है, उसमें उनका बिना हिंसा का साम्यवाद नहीं आ सकता है। और दूसरा सर्वहारा का तानाशाही स्थापित करना है। जबकि बुद्ध जो थे अहिंसक भी थे और तानाशाही से वो नफरत करते थे। उनका जन्म ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में हुआ और उनकी मृत्यु भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए ही हुआ। और उनका जो व्यवस्था कायम करने का जो सिद्धांत था बुद्ध का, वह था पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और निब्बान का सिद्धांत। तो उन्होंने बताया अगर हमको विश्व में समता लाना है और ज्यादा अस्थायी लाना है, इसके लिए आधुनिक विद्वानों ने भी बताया है कि हिंसा का रास्ता जो है वह अस्थायी व्यवस्था परिवर्तन का मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए ही उतनी ही हिंसा करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए बुद्ध ज्यादा ही प्रासंगिक है आज के दिनों में। प्रोफेसर साहब, आज जो व्यवस्था परिवर्तन के लोग आंदोलित हो रहे हैं, संगठन है भारत में और बुद्ध स्थापित भी हो रहे हैं, बुद्ध की आइडियोलॉजी भी स्थापित हो रही है। जिस बुद्ध की संकल्पना, जिस समता की संकल्पना बुद्ध ने किया, वो फिर बाबा साहब ने आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उधर रखा और ये भारत में आज धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। तो ये जो गैर बराबरी को समाप्त करने का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें बुद्ध की विचारधारा कैसे सहायक है, प्रोफेसर साहब? ठीक, अच्छा प्रश्न है मनोज जी, और आपने इसे दर्शकों को भी एक नया आयाम जो है सुनने को मिलेगा। तो बुद्ध की प्रासंगिकता ऐसे दौर में क्या हो सकती है? ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि बुद्ध को लोग तीन तरीके से देखना चाहते हैं। बुद्ध ने जो धम्म जिसको कहते हैं उसको धर्म के रूप में देखते हैं। बुद्ध के जो विचार थे उसको लोग दर्शन के रूप में देखते हैं, एज ए फिलॉसफी। और तीसरा जो है, बुद्ध को एक इंटरनल पीस, आंतरिक शांति के लिए भी उनके विचार को लोग देखते हैं। लेकिन मेरा ये भी कहना है बुद्ध की सोच जो है वो दुनिया में परिवर्तन ला सकती है, और बल्कि मिसाल इसके हैं प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक। तो हम उन मिसालों को बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन हर धार्मिक प्रणेता जो है वो मूलतः मानवीय होता है और उसके अनुयायी उन्हें कट्टरता का आवरण दे देते हैं। तो हमें समन्वय की धारणा को जो है अपनाना होगा, कट्टरता से काम नहीं चलेगा। और आज के समय में कट्टरता की कोई जगह भी नहीं है। जितनी आसानी से, अब बुद्ध के समय में भी चैलेंजेस थे, बाबा साहब के समय में भी चैलेंजेस थे, बाबा साहब के बाद जो वामसेफ और DS4 और फिर BSP और अब जो वामसेफ है, तो अभी के समाज में भी चैलेंजेस है। हमें उस चैलेंजेस को जो है बड़ी सावधानी से निपटना पड़ेगा। और चैलेंजेस हैं तभी ये विचारधारा जो है।
अगर चैलेंजेस नहीं रहते तो विचार अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि कार्ल मार्क्स ने जो है वो एक क्लास स्ट्रगल की जो थ्योरी दी है, और बाद में जो है आप देखते हैं कि वो आता है वो उस तरीके से साम्यवाद जो है आता है 1917 के जो बोल्शेविक क्रांति होती है। तो उसी प्रकार जो बुद्ध के समता जो विचार थे, समतामूलक जो विचार थे, और उनका बुद्ध के समय में भी हम परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। और जब किसी व्यक्ति को बुद्ध के विचार आ जाते हैं तो एक परिवर्तन जो आप देख लीजिए, दुनिया के कोई भी अभी भी जो फैलाव था, मौर्य काल में जो फैलाव था, जितना क्षेत्र मौर्य काल के अंतर्गत था, उसके बाद जितने भी डायनेस्टीज हुए हैं, कोई भी उस तरीके का उतना फैलाव नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह जो है फैलाव जो है लाने का काम किया। और आप देखते हैं जब मॉडर्न डेमोक्रेसी में आते हैं तो बाबा साहब को आप देख लेते हैं, उन्होंने जो है क्यों रेजिग्नेशन देते हैं, और किस प्रकार समता मूलक और हिंदू कोड बिल पर क्या कोई अभी आज का राजनेता ऐसा है, कोई ऐसा राजनेता अभी है जो किसी जो है ये समता को स्थापित करने के लिए जो है वो रिजाइन कर दे? या तो बोलने के लिए लोग जो है सामने नहीं आ रहे हैं, दलितों पर, गरीबों पर और कितने लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ तो बोलते नहीं है। तो सब जो है बाबा साहब नहीं हो सकते। और उसके बाद 95 जो बामसेब कांसीराम जी ने बनाया था, और उसके बाद जो परिवर्तन उन्होंने लाया, और जो सत्ता मिली, और सत्ता मिलने के बाद जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो वो काबिले तारीफ है। अभी भी उन इंस्टीट्यूशन की बदौलत लोग आलोचना करते हैं कि मूर्तियां बनाई गई है, लेकिन आप देखें रेवेन्यू का, आप रेवेन्यू को देखें कहां से आ रहा है उनका। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू उसी जो प्रतिमाएं जो बनाई गई है, और वो दलित के लिए एक प्रेरणा है। तो हमें जो है बुद्ध जो है प्रासंगिक हैं और रहेंगे, लेकिन हमें जो है कट्टरता से काम नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि जो है समन्वयता स्थापित करना होगा, उसको हमें ध्यान में देना चाहिए। मनोज जी। मैं उनके पास बाद में आऊंगा। अंधीर जी। जी। ये जो मामला है कि आज़ादी के बाद बाबा साहब चले गए, फिर बामसेब ने अपना कमान संभाला, तो आज जो फैलाव हो रहा है इसके लिए बामसेब और इसके जितने ऑफशूट विंग है, इसको आप कैसे समझते हैं, इनकी क्या भूमिका रही? जी, जैसे प्रोफेसर अजीत साहब ने भी कहा कि बामसेब का एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। जी अंधीर जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रश्न है, वर्तमान समय में मूल निवासी बहुजन आंदोलन अपने व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। इसको हम देख सकते हैं जब जैसे बुद्ध ने जो व्यवस्थाएं बनाई संघ बनाने की, तो हमारा संघ ऑलरेडी बन चुका है। मूल निवासी बहुजन समाज का जो सदस्य है उसका बामसेब के रूप में, मूल निवासी संघ के रूप में, और इसके ऑफशूट और भी विंग्स है। और इस संघ का भी वही उद्देश्य है, व्यवस्था परिवर्तन और समाज में समता, न्याय और बंधुता सबसे बढ़कर इनको स्थापित करना, जो बुद्ध चाहते थे। और इस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो बहुजन समाज है, जैसे बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपने आंदोलन को रखा, उसी तरह से जो बहुजन समाज है उस समाज को ध्रुवीकरण हम लोग करना चाहते हैं। और इसके लिए मूल निवासी पहचान के तहत हम लोग इस समाज के जितने भी अंग है उसको संगठित करना चाह रहे हैं। तो और जो अभी जो हम संगठन चला रहे हैं, अभी जो हम विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे क्या हुआ है, तो
ब्राह्मणी विचारधारा है उसका षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में हम लोग सफल हो चुके हैं और उनके हर क्षेत्र में हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या धार्मिक क्षेत्र हो। हमारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम उनके हर क्षेत्रों में हम हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो चुके हैं और उनके जो षड्यंत्र है हमारे विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में और उसके साथ जो हमारे राज्य के चलाने के अंग है, सिस्टम का जो चलाने का अंग है, उन सब में जो षड्यंत्र है ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा, इस षड्यंत्रों को ज्यादा से ज्यादा हम अपने समाज में ले जाने में सफल हुए हैं। तो इस तरह से जो उद्देश्य था बुद्ध का और आजादी के बाद जो बाबा साहब ने उनके सिद्धांतों को अपने संविधान के माध्यम से लागू किया और उन्होंने बताया कि अगर इस संविधान को अगर लागू कर देते हैं तो रक्त विहीन क्रांति जो बुद्ध चाहते थे, मार्क्स की तरह नहीं हिंसा का सहारा लेकर के, इसीलिए प्रासंगिक भी है और अभी जो हम चला रहे हैं वह बुद्ध के आंदोलन की तरह है और बाबा साहब के सिद्धांत दिए गए हैं कि हमको ये अहिंसक और रक्तहीन क्रांति करना है। और अभी क्या हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था और हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था लागू करने से जो ब्राह्मणी तंत्र के द्वारा, ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा जो SC ST OBC समाज के लोगों को जो हक और अधिकार से वंचित किया गया है, उसी अधिकार से सक्षम और लैस करने का काम हमारा संवैधानिक व्यवस्था करता है। तो बाबा साहब ने इस संवैधानिक व्यवस्था को बनाया और इसको फलीभूत करने के लिए हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से ही और इसको समाज में स्थापित करने से ही हम बुद्ध के जो आंदोलन है, उसके जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं और जो बाबा साहब चाह रहे थे उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। संजीव सर, संविधान में जो प्रस्तावना है वो स्पष्ट कहता है कि हम जस्टिस, फैटर्निटी, इक्वालिटी ये हम चाहते हैं और 70 के बाद जो है 1970 के बाद जो हमारे महापुरुष हुए, बहुजन महापुरुष इतिहास में हुए, उसको बामसेप ने बहुत हद तक, मतलब आज जो भी लोग जान रहे हैं, आज जो भी मूल्यवादी संकल्पना है या दोस्त और दुश्मन है, 85-15 है, इसको स्पष्ट रूप से बामसेप ने एक अहम भूमिका निभाई है। आप इस संदर्भ में क्या कहते हैं? जी देखिए, ये जो 85 वर्सेस 15 की जो संकल्पना है, मूल निवासी बनाम, अब मुझे बोलना नहीं है कि मूल निवासी जब हम कहते हैं तो दूसरा पक्ष क्या है। देखिए, इन विचारों में जब हम मूल निवासी कहते हैं तो बहुजन की एक अवधारणा छुपी हुई है। मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट रखता था कि समता, बंधुत्व और भाईचारे की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के जनक जो भी भारत में हुए, उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें एक बहुजन का कंसेप्ट दिया। किसी ने सर्वजन की कंसेप्ट नहीं दिए हैं, ध्यान रहे। हमेशा एक बहुजन की संकल्पना आई। अब जब बहुजन की संकल्पना आती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जैसे बुद्ध के बारे में अगर हमने कह दिया, और बामसेप के द्वारा प्रतिपादित जो मूल निवासी की संकल्पना है, वो भी बहुजन मूल निवासी की बात कर रहा है। एक समाज अगर एक पॉलिटिकल साइंस का एक ग्रेजुएट भी अगर लोकतंत्र या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अध्ययन करे तो वहां पे कहता है, द वेरी कंसेप्ट ऑफ द रिपब्लिक एंड द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर imbibes the very theory of the goodness of the majority। अर्थात लोकतंत्र और रिपब्लिक की अवधारणा में भी कहता है कि समाज की भलाई का मतलब उस समाज में जो लोग हैं उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई। तो जो कंसेप्ट है वेलफेयर का, वो कंसेप्ट अपने आप में, चाहे डेमोक्रेटिक थ्योरी में देखिए आप, चाहे किसी अन्य थ्योरी में देखें, द वेरी कंसेप्ट ऑफ कल्याण, द वेरी कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर एम्बाइब्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, द गुडनेस ऑफ द मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी। तो ज्यादा पॉलिटिकल थ्योरी, बुद्ध की थ्योरी और हमारे विभिन्न महापुरुष ने हमेशा जिस बृहद समाज की बात की, वो मूल निवासी समाज है।
इसी मूल निवासी समाज के बढ़ोतरी के लिए, इस मूल निवासी समाज के कल्याण के लिए जो संवैधानिक प्रावधान हुए, वो संवैधानिक प्रावधानों को आज की तारीख में अगर भारत पे लागू कर दिया जाए तो देश की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। परंतु जब से संविधान लागू हुआ और आज की तारीख में संविधान को हूबहू जिन उद्देश्यों के साथ प्रतिस्थापित की गई, उसको आज तक क्यों लागू नहीं किया गया, क्या कारण? यहां हमें समझना पड़ेगा कि एक तरफ जहां हम बहुजन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम और है जो अल्पजन की बात कर रहा है। तो अल्पजन यह जानता है कि हम बहुजन के लिए, ये संविधान जो है ये बहुजन के लिए है, अगर हम लागू करते हैं तो जो अल्पजन है दे विल बी एट द मर्सी ऑफ द मेजॉरिटी। वो जो है जनसंख्या 85% मूल निवासी की भावना या के दया पे वो निर्भर होंगे। इसका मतलब है उसके नियत और नियति दोनों में खोट थे। जब उसकी नियत और नियति दोनों में खोट है, नीति निर्माता जो वर्तमान के नीति निर्माता हैं उसके विचारों में खोट है, तो एग्जीक्यूटिव कैसे हो सकता है? जब तक लेजिस्लेचर नहीं होगा उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, और जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। तो ऐसे दृष्टिकोण में बामसेफ जिन आदर्शों को लेकर चल रही है, मुझे यह यकीन है कि आने वाले दिनों में हम आशावादी, हम ये मानते हैं कि हम संघर्ष से निकले हैं और हमने आगे डर के आगे जीत है, हमने उसको जीता है। तो हम ये मानते हैं कि जो संविधान में अंतर्निहित मूल्य है, समयांतराल में एक वर्ग संघर्ष की संकल्पना आने जा रही है, लेकिन उस वर्ग संघर्ष को अगर टालना है तो संवैधानिक प्रावधान आपको लागू करने होंगे, और संवैधानिक प्रावधान लागू करने के लिए हम सिर्फ एवं इनकी जितने भी आनुषांगिक संगठन हैं, आनुषांगिक विंग्स हैं, अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने BS4 का एक कार्यक्रम चलाया, भारतीय संविधान सुरक्षा सम्मान और संवर्धन। तो भारतीय सुरक्षा सम्मान और संवर्धन कार्यक्रम जब बृहद पैमाने पे लोगों तक पहुंच रहा है, तो आज एक जो पढ़े लिखे मजदूर किसान को भी नहीं पता संविधान क्या है, आज वो जान रहा है कि संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत उसके अधिकार क्या हैं। तो ये जो अधिकार और संविधान की जो बात हो रही है वो कटिंग अक्रॉस द जेंडर, लैंगिक आधार पर, मैं कहा महिला पुरुष, गरीब अमीर, छोटे बड़े, गांव शहर, ऐसा देश का कोई जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर ऐसे कोई ग्रुप नहीं है जो एक साथ आज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो रहा है। और जब जागरूक हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कि संविधान को लागू करो। तो ये जो संविधान लागू करो की जो बात होती है, इसके लिए मुझे लगता है, यह मेरा अपना मानना है कि इसकी पूरी की पूरी श्रेय आज के तारीख में जो बामसेफ है और इसके जो अनुषंगिक विंग है उसको जा रहा है। और मैं एक सदस्य होने के नाते अपने उन महापुरुषों और बामसेफ को मैं सादर नमन करता हूं कि एक नागरिक के साथ साथ, एक इंसान के साथ साथ आपने हमें उन अधिकारों के प्रति जागरूक किया, और पूरे भारत में एक जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। अमर्त्य सेन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो अमर्त्य सेन ने जब कहा कि इंडिया इज स्टैंडिंग एट द एपिसेंटर ऑफ द मिलियंस ऑफ द म्यूटिनी, भारत आज लाखों असंख्य विद्रोह के एपिसेंटर, परिकेंद्र पर स्थापित है। हमें यह समझना होगा कि वह परिकेंद्र क्या है। वह परिकेंद्र है संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को लागू करना, जिसके लिए बामसेफ ने बहुत काम किया, कर रहा है और आज भी कर रहा है। रुकूंगा आपको, समय को भी ध्यान रखना। प्रोफेसर साहब, ये आपने पहला जो आपने बात रखा था कि संख्या कम है, ये सही है, लेकिन वो कंटिन्यू बना हुआ है। और संजीव सर ने कहा कि इग्नोरेंस है सोसाइटी में, संविधान लोग कम जान रहे हैं, जिसके चलते बामसेफ अभी अभियान चला रही है। और इस विचारधारा को तेजी से फैलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को और आम जन जागरण को या फिर जो संगठन है उनके लिए आपका क्या संदेश है प्रोफेसर साहब, ताकि वो जो संख्या है वो बढ़े? जी
बिल्कुल ही मैं यही कहूंगा कि जैसे हम किसी का जब विरोध करते हैं तो हम उनके जैसा ना बने, और इसीलिए एक एमएन श्रीनिवास ने एक उसके लिए टर्म है, उसका इस्तेमाल किया, संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो हम जिनका विरोध कर रहे हैं हमें उन मूल्यों को, उन आदर्शों को नहीं अपनाना है, हमें बुद्ध के आदर्शों को अपनाना है, बाबा साहब के आदर्शों को अपनाना है। समता और समाज और आपस में भी, बहुजन आपस में भी जो है उस जाति भिन्नता को भूल जाएं और समता अपना, आपस में भी भाईचारा अपनाएं, तभी जो है हम एक हो सकते हैं। और जो ये मूल निवासी या बामसेब का जो है 50 और बहुत सारे इसके नारे हैं, उसको हम जो है सफल, सार्थक रूप दे सकते हैं, सफल बना सकते हैं। नहीं तो अगर हमारे में कमियां होगी तो उसका फायदा वो लोग उठाते रहेंगे और हम लोग इसी तरीके से बटे होंगे। तो आपस में अपने आप के अंदर में भी झांकने की जरूरत है, और अपने अंदर जो वो संस्कृताइज्ड हम लोग हो गए हैं उसको भी दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुजनों को इकट्ठा आना होगा, स्पष्ट आपने कहा। अंधीर जी क्या कहेंगे, क्या संदेश सोसाइटी के लिए? जी जी, बहुत अच्छा। अभी जो हम व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा लक्ष्य है उसको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाने में इसके बाबा साहब ने 2 कारण बताए हैं। एक कारण बताए हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ही हैं जिन्होंने संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर और जिस आंदोलन से उन्होंने ये अधिकार प्राप्त किया उसी आंदोलन के प्रति ये उदासीन हो गए। और दूसरा तो धोखा दिया जी, धोखा दिया। तो ये वर्ग जो है जिन्होंने संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया, उनको चाहिए था कि उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप वह आगे आया और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उस लाभ को उठा सके। और दूसरा तो हमारा परंपरागत दुश्मन है, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं जो हमारे आंदोलन को पीछे ले जा रही है। तो जब तक हम इन दोनों चीजों को दूर नहीं कर लेते तब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इन्हीं बात के साथ धन्यवाद सर। संजीव सर, क्या संदेश है इस विचारधारा को व्यवस्था परिवर्तन समय सीमा के अंदर हम हासिल करें और क्रांति स्वरूप ले, इसके लिए आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? संजीव सर। संजीव सर, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? हाँ, लग रहा है। हाँ जी, संजीव सर, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, समय भी हमारा पूरा हो गया और सभी पैनलिस्ट का जिन्होंने एक महत्वपूर्ण और हेल्दी डिस्कशन पे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। फैल रही है, कंटिन्यू फैल रही है और जल्दी ही क्रांति संभव है। विचारधारा का प्रचार प्रसार के लिए पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना होगा। समता स्थापित पूरे विश्व में हो रही है, भारत में भी होना तय है। ये हम बहुजन समाज के लोगों पर निर्भर करता है, हम अपने लोगों को कितना जल्दी इकट्ठा कर सकते हैं और जो लोग अज्ञान हैं, जो लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, उनको हम कैसे संविधान के प्रति, उनके हक अधिकार के प्रति जागरूक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्टों का। प्रोफेसर अजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद, अंधीर सर को धन्यवाद और हमारे साथ संजीव रजक जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एमबीएन न्यूज़ चैनल को लगातार देखते रहे और इसको आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।